होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का लेस डेंसिटी और मोर डेंसिटी से रिलेट नहीं। कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिकल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ये जो एनर्जी हम लोग ऐसी एनर्जी, यहाँ पे एक चीज जो कि अगर हम हीटिंग इफेक्ट और कौन कौन से किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि कैसे हम किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने साथ में ये भी देखा कि किरचॉफ करंट लॉ के यूज से हम कैसे सर्किट में करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सीखे। अब हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ्स के करंट लॉ के साथ साथ किरचॉफ्स ने अपना एक और लॉ दिया था और वो है वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ के दो लॉ दिए गए। इन दोनों लॉज में एक लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में केसीएल कहा, और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में केवीएल कहा है। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ, ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए एक फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कह लिया, ठीक है। तो दीज आर द टू लॉज। पहला करंट लॉ, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो लॉ है वो है वोल्टेज लॉ, जिसको आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है क्या, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम आगे सर्किट में कैसे सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने केवीएल कहा है, और ये केवीएल को हम साथ साथ लूप लॉ और मेश लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ और मेश लॉ किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये लूप क्या है इसको हम लोग समझेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्यों हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को लूप लॉ कहे। और इसी का एक शॉर्ट फॉर्म भी हम लोगों ने यूज कर रखा है, KVL। K स्टैंड फॉर किरचॉफ, V स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड L स्टैंड फॉर लॉ, और ये पूरा मिलके क्या हुआ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ये आज हम समझने वाले हैं कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई क्या करें, कैसे करें, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है क्या। तो किरचॉफ ने बच्चों करंट के लिए जो थ्योरी दी KCL में, उन्होंने कहा एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल इक्वल्स टू 0। मतलब जितना भी किसी जंक्शन पे जो करंट आएगा, उन सारे करंट्स का मैग्नीट्यूड और उस जंक्शन से जाने वाले जितने भी करंट्स के होंगे, उन सारे करंट्स के मैग्नीट्यूड इक्वल्स होंगे। और अगर हम दोनों को एडअप कर दे, जाने वाले करंट को और आने वाले करंट को किसी जंक्शन पे, तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। ठीक उसी तरीके से किरचॉफ ने वोल्टेज से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जनरली कंसीडर्ड टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट वोल्टेज लॉ में, दिस आर द स्टेटमेंट ऑफ वोल्टेज लॉ, algebraic sum of change in potential or potential difference in complete traversing of mesh or loop is 0। यह है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट कि algebraic sum of potential difference, अगर हम किसी लूप को ट्रैवर्स करते हैं, ऐसा लूप जो क्लोज है, ऐसे लूप को जब ट्रैवर्स करते हैं, अभी हम समझेंगे कि लूप क्या है, तब जाके ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि अगर हम किसी लूप में ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, तो उस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जितने होंगे, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 0 होगा, जिसको हमने यहां पे सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ट्रैवर्सल ऑफ अ लूप, दैट लूप इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज लूप, विल इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस चीज को कुछ ऐसे समझे कि मान लिया जाए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये लूप है क्या। लूप क्या है, हमने एक सर्किट लिया, एक किसी सर्किट का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं इस सर्किट में यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा रखा है,
साथ में हमने यहां से एक और रेजिस्टर लगा दिया और इस तरीके से यहां पे भी एक रेजिस्टर लगा दिए और यहां पे भी एक रेजिस्टर लगा दिए। तो और इस सर्किट पे अभी हम पीछे डिस्कस कर रखे हैं कि इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को हम कहेंगे क्या? ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या है? ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा वायर इंटरकनेक्टेड हों। तो ये है हमारा जंक्शन, ये है हमारा जंक्शन, ये है हमारा जंक्शन, ये है जंक्शन, ये है जंक्शन, ये है जंक्शन। और इस जंक्शन को सिंपल तरीके से समझने के लिए हमने इसकी कुछ नेमिंग कर दी और नाम क्या रख दिया? A B C D E F। These are the 6 junction in the given electrical circuit। एक सर्किट है। अभी हमें जंक्शन नहीं समझना, जंक्शन हम समझ चुके हैं, हमें समझना है कि लूप क्या है। तो किसी भी सर्किट में हम किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन से चलना शुरू करते हैं और सर्किट में चलते समय घूमते घूमते सर्किट को ट्रैवर्स करते करते हम फिर से उसी जंक्शन पे आ जाते हैं और इतना करने में हमारा सर्किट क्लोज रहना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे वो जो नेटवर्क हमने ट्रैवर्स किया है, वो पोर्शन जो हमने ट्रैवर्स किया है, वो पोर्शन हमारा लूप कहा जाएगा। ठीक है? और लूप को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? क्लोज लूप, क्योंकि ये लूप ओपन की से नहीं कनेक्टेड है। जैसे थोड़ा और समझना चाहें तो हमने यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा के और उससे एक की लगा दी, ऐसा कुछ, ये कनेक्शन कर दिया की का। अब इसको एक और पॉइंट ले लें, लेट यू और ये वी। तो इस नेटवर्क में हम देखेंगे कि हम ए से चलना शुरू करें, ए से हम मूव करते हुए बी पे पहुंचे, ऐसे वर्चुअल ट्रैवर्सिंग करते हुए, ऐसे हम शेडेड पोर्शन से कंसीडर करें कि हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं और हम वायर को पकड़ते हुए रेजिस्टेंस पे पहुंचे, फिर बी पॉइंट पे पहुंचे। बी से चलना शुरू किए, हम गए कहां? सी, ई पे, और ई से एफ एंड एफ से फिर कहां पहुंच गए? ए पे। क्या इतना करने में हमारा लूप कहीं, ये सर्किट कहीं से ऑफ है? तो हम कहेंगे ए बी ई और एफ ए, ये एक लूप है। क्या? ए बी ई एफ और ए, ये एक लूप है और वो लूप कैसा है? क्लोज लूप है। और इसी क्लोज लूप का दूसरा नाम हमने क्या रख दिया? मैश। तो ये जो ऊपर पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, वोल्टेज लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ और मैश लॉ। तो ये क्लियर हो रहा है कि वो लूप क्या है या मैश क्या है। उसी तरीके से अगर हम और भी लूप पता करना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक और लूप हमारे पास यहां पे मिल सकता है, ए बी, देन हम पहुंचे ई, देन हम पहुंचे डी, देन हम पहुंचे ई, देन हम पहुंचे एफ एंड देन ए। ठीक है? ये भी एक लूप है। कौन सा? ए बी ई डी सी डी ई एफ एंड ए, ये भी लूप है। थोड़ा और अगर डिटेल जाने तो इस लूप में जो हमने पहले डिस्कस किया, इस लूप में और इस लूप में थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है बच्चों। क्या है डिफरेंस, इसको भी समझते हैं। तो अगर हम ए बी ई एफ ए इस लूप की बात करें तो इस लूप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस ही दिख रहे हैं। और अगर हमको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाना है, वोल्टेज लॉ लगाना है, तो क्या इस लूप में वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल है या नहीं, इसको हम पहले जानेंगे, इसको समझेंगे कि क्यों हम इन दो अलग अलग लूप को कंसीडर कर रहे हैं। ए बी ई एफ ए भी एक लूप है और ए बी सी डी ई एफ ए भी एक लूप है। मतलब ये पोर्शन लूप का, ये भी एक लूप का पोर्शन है और ये भी एक लूप का पोर्शन है। साथ में दोनों लूप क्या है? क्लोज। इसलिए दोनों लूप को हम क्या नाम दे सकते हैं? दोनों के दोनों लूप
मैश है। तो दो मैशेस हमारे पास पड़े हुए हैं। अब इन दो मैश में हम देखेंगे कि किस मैश के लिए हमारा वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, हम हर तरह के लूप के लिए वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए यहां मैंने दो लूप लिया और इन दोनों लूप में हम यह समझेंगे कि किस लूप के लिए वोल्टेज का KVL किस लूप के लिए एप्लीकेबल होगा। इन दोनों लूप में किस पे हम KVL को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना जानेंगे अभी हम कि KVL किस लूप के लिए अप्लाई होता है। साथ में और भी चीज समझ लेते हैं कि अगर हम यहां से एक और सर्किट का पोर्शन ले से C, और इसको मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, लेट इसको U और इसको W कर लेते हैं। तो C U W D एंड देन C, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। और ये कैसा लूप है? ये है हमारा, क्योंकि लूप में एक की लगी हुई है और वो की कैसे है, कैसा है, ओपन या क्लोज। तो हम देख रहे हैं ये सर्किट को ब्रेक करके रखी हुई है, क्लोज सर्किट नहीं है, इसलिए ये लूप हमारा कैसा कहा जाएगा? ओपन लूप। ठीक है, और इस ओपन लूप को हम लोग मैश नहीं कहेंगे। मैश हम किसके लिए कहने वाले हैं? क्लोज लूप के लिए। और हमारा जो किरचॉफ्स का लॉ है, जो स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकेंड लॉ का, वो वोल्टेज लॉ का, वो क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन कंप्लीट ट्रेवर्सल ऑफ मैश। अब यहां ये बताना है कि क्या मैश का मतलब क्लोज लूप हुआ या मैश का मतलब ओपन लूप है। तो हम ये जानते हैं कि मैश का मतलब क्या है? क्लोज लूप। इसका मतलब स्टेटमेंट से यह समझ में आ रहा है कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां मैं तीन लूप लिया हूं, एक ABEFA, एक ABCDEFA और एक CUWDC। इन तीनों लूप में किस लूप के लिए अभी हम समझ पाए हैं कि किरचॉफ एप्लीकेबल होगा। तो यहां देखा जाए कि ये दोनों लूप क्या है? क्लोज्ड है, और ये लूप क्या है? ओपन है। तो हम ये जान चुके हैं कि ओपन लूप के लिए हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हम ये जानेंगे कि इन दोनों लूप्स में, अब ये समझना है हमको कि इन दोनों लूप्स में किस लूप के लिए हम किरचॉफ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बच्चों देखा जाए कि हमने यहां पे कंसीडर किया है ABEFA, ये एक लूप है। इस लूप में रेजिस्टेंस है सिर्फ, इस लूप में, पहले वाले लूप में सिर्फ हमको क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, हम सोर्स ऑफ एनर्जी सेल या और भी कोई सोर्स नहीं कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस को करंट मिलेगा क्या? नहीं। तो जनरली हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई सिर्फ उसी क्लोज लूप के लिए कर सकते हैं जिस लूप में रेजिस्टेंस के साथ साथ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो। वो सोर्स ऑफ एनर्जी अभी हम अपने चैप्टर्स में सिर्फ डीसी सोर्स की बात करेंगे, और वो डीसी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सेल या बैटरी होगा। ठीक है, तो अब यहां पे पहला वाला जो लूप हमने लिया है ABEFA, उसमें अगर देखा जाए तो इस लूप में हमारे पास सेल नहीं है या बैटरी नहीं है, तो इस लूप के लिए हम किरचॉफ्स को नहीं अप्लाई करने वाले हैं। हम किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं? तो जिस लूप में हमारे पास सेल भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, तब जाके हम किरचॉफ के लॉ को, सेकेंड लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दूसरा लूप देखा जाए तो दूसरे लूप में एक रेजिस्टेंस यहाँ A से B पे पाए, एक रेजिस्टर मिल गया हम लोगों को, B से C के बीच में कुछ नहीं है, C से D के बीच में सेल है, D से E के बीच में रेजिस्टेंस है, फिर E से F के बीच में रेजिस्टेंस है, एंड देन F से A के बीच में कुछ नहीं है। तो इस लूप में हमारे पास सेल और रेजिस्टेंस दोनों मिल रहा है।
मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी अगर है तो करंट होगा, और करंट है तो रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो इससे ये समझ पा रहे हैं हम लोग कि किरचॉफ लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सच क्लोज लूप इन विच देयर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस विच कैन गेन एनर्जी और यूटिलाइज एनर्जी। तो इस हिसाब से ये समझ पा रहे हैं, इस हिसाब से हमको ये समझ में आ रहा है बच्चों कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते समय हम हमेशा किस तरह के लूप को ढूंढेंगे, जो लूप हमारा क्लोज हो। साथ में क्लोज लूप के साथ साथ लूप में हमको ये भी देखना है कि क्या लूप में सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सेल और बैटरी है या नहीं, और साथ में रेजिस्टेंस है या नहीं। तो अगर सेल और बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों है तो सेल और बैटरी क्या करेगा, एनर्जी देगा, और रेजिस्टेंस जिससे सेल और बैटरी लगाने के कारण करंट पास होगा और वहां पे रेजिस्टेंस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे किरचॉफ का जो लॉ है, सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ के सेकंड लॉ में वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशनल लॉ को फॉलो करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने का मतलब कि इफ देयर इज सम सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी, देयर इज ऑल्सो सम सोर्स विच यूटिलाइज दैट एनर्जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो इसका मतलब किरचॉफ के सेकंड लॉ में एनर्जी क्या होता है, कंजर्व का स्टेट हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमको यह देखना है कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के दौरान हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, तो हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे। अब इस एप्लीकेशन के लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन डिफाइन कर रखे हैं, जैसे हम करंट में कर रखे थे कि जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को अगर पॉजिटिव लिया है, दो अप्रोच मैंने बताया था कि अगर जंक्शन के तरफ जाने वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर जंक्शन के तरफ जाने वाले करंट को नेगेटिव लेते हैं तो दूर जाने वाले करंट को हम लोगों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये हमने साइन कन्वेंशन KCL, किरचॉफ करंट लॉ में अप्लाई किया था। उसी तरीके से किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं बच्चों। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन, तो जनरली अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीडर करें, मान लेते हैं कि ये हमारी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टर लगा रखा है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा रखा है, लेट द पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल इज E, या पोटेंशियल अभी पढ़ते हैं, अभी हमने EMF के बारे में डिस्कस नहीं किया। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी V वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1 है, और इसके साथ साथ हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है जिसकी वैल्यू C है, और साथ में हम लोग सर्किट को कुछ ऐसे कनेक्ट कर ले ये हमारा एक सर्किट लिया हमने, A B C D। अब इस सर्किट में हम लोगों को किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके देखना है, और अप्लाई करने के दौरान हमने कुछ साइन कन्वेंशन डिफाइन करा है और उस साइन कन्वेंशन को समझना है कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमको यह समझना है कि क्या इस सर्किट के लिए हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं। अगर होगा तो यस, और नो नहीं होगा तो नो। तो यहां हमको यह समझना है कि सर्किट कैसी होनी चाहिए, हमारा लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप। तो क्या हमारा लूप क्लोज है? तो हम कहेंगे हाँ, यहां पे तो हमें अपना लूप क्लोज लग रहा है। ठीक है, साथ साथ एक और चीज हमको यहां समझनी है कि लूप क्लोज है, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है? यस, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्या रेजिस्टेंस है? हाँ, रेजिस्टेंस है। मान लिया जाए इस सर्किट में यहां से करंट चलती है और उस करंट की वैल्यू हमने ले ली I करंट ले ली। थोड़ा और सिंपल इसको बनाते हैं। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए एक सिंपल सी सर्किट पहले लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे।
तो ये हमने एक सिंपल से सर्किट ली जिसमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक रेजिस्टेंस है। ऐसा एक सिंपल सी सर्किट हमने ले ली। लेट द रेजिस्टेंस इज R एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज V वोल्ट एंड दिस इज द सर्किट ABCD इज ए क्लोज लूप, जिसमें हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी और एक रेजिस्टर लगा रखा है। अब इससे करंट पास होगा। करंट की डायरेक्शन हमने A से D की तरफ ले ली है और मान लिया कि करंट जो पास हो रहा है वो I है। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते समय हम लोग को क्या क्या देखना है बच्चों? सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सेल और बैटरी। दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, दो चीजों को देखेंगे। अब सेल हमारी सर्किट में ऐसे कनेक्ट है या फिर हमारी सेल ऐसे कनेक्ट है। अब इसको समझना कुछ ऐसे है। हमने साथ में सर्किट में लगा रखा है रेजिस्टेंस, तो हमने रेजिस्टर ले लिया। इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन ये है I और इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ये है I। अब समझने के लिए हम लोगों को अपने सर्किट में अगर स्टेटमेंट को समझे तो क्या कहा जा रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन कंप्लीट ट्रैवर्सल। तो हम लूप को ट्रैवर्स करके देखेंगे। अब लूप को ट्रैवर्स करने के लिए ये हमने सेल लिया है और मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल है V, इसकी पोटेंशियल है V, इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी रेजिस्टेंस R है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को समझ रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए हम ट्रैवर्सल ऐसे कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सर्किट, ये हम इंडिपेंडेंट है कि हम ट्रैवर्सिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग को हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल करेंगे और हमको ये क्लियर होगा। तो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि हम सर्किट में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं बच्चों और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप मुझे बताएं। ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हमसे कौन सा टर्मिनल सेल का इनकाउंटर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होगा तो हम सेल की जो साइन यूज करेंगे, पोटेंशियल का जो साइन यूज करेंगे वो नेगेटिव यूज करेंगे, दैट इज -V। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रैवर्सिंग करते हैं और हमसे नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी इनकाउंटर होता है तो हम पोटेंशियल जो सेल का लेंगे उसकी साइन पॉजिटिव कर लेंगे। क्लियर है? ये है साइन कन्वेंशन कि while traversing through a circuit, if cell is encounter and in which positive terminal of a cell encounter first, then we put minus and the EMF of the cell, that is V, minus times of EMF. And if negative terminal encounter first, then we put positive sign with EMF of the cell. ठीक है, उसी तरीके से अगर ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, क्या करंट की डायरेक्शन और ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन दोनों सेम है, जिस डायरेक्शन में सर्किट में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ I इंटू R। I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ये होगा रेजिस्टर के लिए। सेल के लिए ये कंडीशन, रेजिस्टर के लिए -IR अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करते हैं तो। बट अगर हमारी ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू IR के सामने क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। ये हुआ साइन कन्वेंशन फॉर सेल और रेजिस्टेंस। अभी आप अगर समझे देखे हो तो इससे पहले जिस डायग्राम को मैंने बनाया था उस डायग्राम में मैंने कैपेसिटेंस भी ले रखा था। तो कैपेसिटेंस के बारे में अभी हम फिर से समझेंगे कि कैपेसिटेंस अगर सर्किट में हो तो हम क्या करें। फिलहाल अभी अपनी चीजों को हम यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं और साइन कन्वेंशन को मान लिया, सेल और रेजिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन हमने देख लिया। अब इसको इस सर्किट पे अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। ठीक है,
एप्लीकेशन करने के लिए हमने ये हमारा लूप है और इस लूप में ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली कि लेट हम सर्किट में ट्रैवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से। तो अगर हम ट्रैवर्सिंग करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो हमारे लूप का नाम ए, फिर हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख लें डी, फिर डी से हम कहाँ आएंगे सी, सी से कहाँ जाएंगे बी, एंड बी से फिर कहाँ जाएंगे ए। ये हमने एक लूप ले लिया, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बार मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रैवर्स करके और एक बार अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रैवर्स करके चीजों को दिखाऊं कि दोनों के कंडीशन पे हमारी वैल्यू सेम होगी, ताकि आपके दिमाग में यह डाउट ना रहे कि क्या जरूरी है कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट में ही ट्रैवर्स करें, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट में ट्रैवर्स करने के बारे में सोचा। ये रेड इंडिकेशन में रेड लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि हमने ऐसे ट्रैवर्स किया है सर्किट में। तो अब देखना बच्चों ये है कि ए से डी, जब हम ए से कहां पहुंचे डी पे, तो क्या ए से डी के बीच में क्या हमारे पास सेल या रेजिस्टेंस है? नहीं है। तो नहीं है इसलिए हमको कुछ नहीं करना। फिर डी के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं, डी के बाद हम पहुंच रहे हैं सी पे, तो डी से सी के बीच में भी कुछ नहीं है, ना सेल ना रेजिस्टेंस, इसलिए हम इनको यूज नहीं करने वाले। फिर सी से हम कहां पहुंचे बी, और सी से बी के बीच में भी कुछ नहीं है। अब हमारे पास बी से हम आगे बढ़े ए की तरफ, तो हमारे सामने कौन इनकाउंटर हुआ, रेजिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए कि क्या डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग दोनों सेम है? हाँ है। तो मैंने यहां क्या बताया है कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द अक्रॉस रेजिस्टेंस and direction of traversing is same, we just need to put minus times of IR। तो हम यहां क्या लिखे, माइनस I इंटू R। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां हो रहा है, रेजिस्टर के पास। रेजिस्टर से आगे बढ़े तो यहां हमारे पास कौन सा सेल का कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर किया, नेगेटिव। तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर करेगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर ट्रैवर्सिंग के दौरान नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर करता है तो हमको क्या पुट करना है, पॉजिटिव साइन। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, और इस सेल की पोटेंशियल की डिफरेंस कितनी है, V, और इन दोनों को एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, दोनों को ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0। सो ऐसे कंडीशन पे V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, IR, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेट किया। नाउ अब जरा और समझा जाए कि अगर हम लूप में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ना ट्रैवर्स करते तो भी क्या यही वैल्यू आएगी? मतलब कि क्या जरूरी है कि हम लूप में जब ट्रैवर्स करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही करें? क्योंकि जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होगी तो जरूरी नहीं कि ट्रैवर्सिंग करने के दौरान डायरेक्शन में ही करंट मिले, ठीक है। तो इसलिए हम ये देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या हमारे सर्किट में कोई चेंजेस होंगे अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। तो अब ट्रैवर्सिंग के लिए मैं इस रेड लाइन को यहां से हटा दे रहा हूं और फिर से रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और अब मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट ड्रॉ किया। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब कैसा है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग, ठीक है। ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अब ट्रैवर्स कर रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरह से मैं लूप का नाम दे देता हूं। तो लूप को अगर कंसीडर करें तो कहां ट्रैवर्स करेंगे, अगर हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ए से कहां जाएंगे, बी। रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी, तो ए बी, देन बी से सी, देन सी से डी, देन डी से ए। तो ये हमारा क्लोज लूप हो गया। अब इस क्लोज लूप में ए से चलना शुरू करते हैं बच्चों। पहले क्या इनकाउंटर किया, सेल। सेल का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, और सेल का पॉजिटिव रहने पे क्या लिखना है, माइनस टाइम्स ऑफ V। तो माइनस टाइम्स ऑफ इस सेल का EMF V है, तो V। फिर आगे बढ़े और यहां हमारा फिर आगे इनकाउंटर हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन किधर है, B से A की तरफ। हम ट्रैवर्स किधर कर रहे हैं, A से B की तरफ, A से B की तरफ।
ऐसे कंडीशन पे क्या लिखना है, अपोजिट होने पे, करंट की डायरेक्शन और ट्रैवर्सिंग अपोजिट होने पे क्या लिखना है, प्लस आई आर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस आई इंटू आर। फिर आगे बी से सी के बीच में कुछ नहीं है, सी से डी के बीच में कुछ नहीं है, डी से ए के बीच में कुछ नहीं है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इसलिए 0। और ऐसे कंडीशन पे इस v को इधर कर लिया जाए तो v इज इक्वल्स टू क्या आया, आई आर। तो हमको यहाँ ये कंक्लूड हुआ कि चाहे हम लूप में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रेवर्स करें या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रेवर्स करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशन हमने सीखा किसके लिए, हमने साइन कन्वेंशन सीखा और रेजिस्टेंस के लिए और सेल के लिए। क्या हो सर्किट में अगर कैपेसिटर भी लगा हो तो, मतलब हमारे सर्किट में ट्रैवर्सिंग करने के दौरान अगर क्या इनकाउंटर हो रहा है, अगर हमसे कैपेसिटर इनकाउंटर हो रहा है तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर होने पे क्या करना है, कैपेसिटर। तो ये मैं कैपेसिटर का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटेंस का ले लिया और इसको बोल दिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इसमें हमने लिया पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं और यहाँ भी लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर लें। ठीक है, अब कैपेसिटर के केस में देखना है बच्चों, जनरली हम ये जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू, सॉरी, कैपेसिटेंस के केस में Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। सो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, यही तो होगा। C इज इक्वल्स टू, सॉरी फिर से लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, हमको क्या चाहिए, V चाहिए, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू Q बाई C। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास प्लेट्स बिटवीन द कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही तो यहाँ हमको डिस्कस करना है। अब ये V की वैल्यू प्लस होगी या माइनस, ये डिपेंड करेगा ट्रैवर्सिंग पे। तो यहां देखा जाए तो रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि हम किधर से किधर की तरफ ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, और कैपेसिटेंस का कौन सा प्लेट पहले इनकाउंटर हो रहा है, कैपेसिटेंस का पॉजिटिव प्लेट पहले इनकाउंटर हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस का पॉजिटिव प्लेट पहले इनकाउंटर होता है बच्चों, तो हमारे पास V इज इक्वल्स टू Q बाई C का जो साइन होगा वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ Q बाई C, नेगेटिव ले लेना है। बट अगर ट्रैवर्सिंग करने के दौरान हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट इनकाउंटर होता है, तो हम V इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ Q बाई C लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब मैं जरा सा आपको एक इक्वेशन लिखने के लिए देता हूं और साथ साथ मैं करता भी हूं, आप देखेंगे कि आप और हम दोनों सेम रिजल्ट पता कर रहे हैं या नहीं। हमने एक सर्किट लिया है जिसमें हमने एक रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टर के साथ साथ एक सेल लगा दिया, फिर आगे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर के बाद आगे फिर से रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टर के बाद फिर से सेल लगा दिया, और हमने एक सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज करने के बाद मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू पुट कर ले रहा हूं। लेट इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है E1 और इसकी वैल्यू है E2 और इसकी वैल्यू है C। आपको मालूम है कि सेल पे पोटेंशियल की वैल्यू प्लस या माइनस भी रखनी है। सेल के दौरान पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होने पे माइनस भी और नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर होने पे प्लस भी। रेजिस्टेंस के केस में अगर हम रेजिस्टेंस के करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी IR, और उस IR का साइन सेम डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग करने के कारण हम माइनस रखेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग करने के कारण हम पॉजिटिव रखेंगे। सिमिलरली कैपेसिटेंस में अगर पॉजिटिव प्लेट इनकाउंटर होता है ट्रैवर्सिंग के दौरान, तो हम माइनस Q बाई C रखेंगे, और अगर नेगेटिव प्लेट इनकाउंटर होता है तो प्लस Q बाई C रखेंगे। ये हम अपने दिमाग में आइडिया बना लिए हैं और हमारे पास यहाँ डिटेल गिवन भी है। अब हम लेते हैं कि मान लिया हम सर्किट में
ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूं कि हमने सर्किट को ऐसे ट्रेवर्स किया। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की दिशा में चल रहे हैं हम। जैसे जैसे घड़ी की सुई चलती है तो हमने जो ट्रेवर्सिंग करी वो कैसी करी? क्लॉकवाइज ट्रेवर्सिंग, क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे किरचॉफ के सेकंड लॉ को स्टेटमेंट के बेसिस पे इक्वेशन बनाने के लिए दे रहा हूं। आपसे बोलता हूं कि किरचॉफ के स्टेटमेंट के बेसिस पे इक्वेशन डिफाइन करो कि इस सर्किट का इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन डिफाइन करने का मतलब जितने भी वोल्टेज, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सेल है तो सेल के लिए हमारी पोटेंशियल डिफरेंस E है, मेंशन यहां पे E1 और E2। रेजिस्टेंस है तो करंट पास होगा और पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा। पहले वाले के लिए IR1, दूसरे वाले के लिए IR2। और कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटी C है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/C। ठीक है। अब हमें इसका साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? सारे पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि सारे पॉजिटिव अगर होंगे तो समेशन इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। मतलब कुछ इसमें से नेगेटिव होंगे। मतलब कुछ पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस यहां यह है कि कुछ एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ एनर्जी ले रहे हैं। हम सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव का इंटेंशन भी ये हम कह सकते हैं, बट सिंपली समझने के लिए ऐसा हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस सर्किट में हमने मान लिया कि लेट सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो आप मुझे बताइए कि मेरी ट्रैवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो हमने सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन ले रखी है ABCD, ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ले रखी है और ट्रैवर्सिंग कैसे कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है। तो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग करके अब इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। A से B पे पहुंचे, कोई भी इन तीनों में से कुछ है? ना रजिस्टर है, ना सेल है, ना कैपेसिटर है, तो कुछ नहीं, हम B पे पहुंच गए। फिर B से C पे गए, यहां भी हमको कुछ नहीं मिला। फिर C से D पे गए, यहां भी हमको कुछ नहीं मिला। अब सारी एलिमेंट्स जो है, कैपेसिटर, रजिस्टर और सेल, सारे हमें ये D से A के बीच में ही मिल रहे हैं। तो अब हमको देखना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां से चले तो क्या इनकाउंटर हुआ हमसे। दूसरे सेल जिसका EMF कितना है? E2, उस सेल का क्या इनकाउंटर हो रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इनकाउंटर हो रहा है। और नेगेटिव इनकाउंटर होगा तो साइन कैसा यूज करना है? देखो, नेगेटिव इनकाउंटर होने पे साइन पॉजिटिव यूज करना है, तो हम यहां क्या करेंगे? प्लस E2। फिर सेल के बारे में ही देख ले, फिर आगे बढ़े, यहां से चले आगे, यहां हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू IR होती है, तो यहां लिख ले I, करंट पास हो रहा था और रेजिस्टेंस था R2, इसलिए R2। अब ये साइन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो हम देखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? राइट से लेफ्ट। ट्रैवर्सिंग किधर कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट। तो साइन कैसा यूज करना है? अपोजिट साइन। अपोजिट डायरेक्शन होने पे प्लस साइन। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैपेसिटर है, मैं इंडिकेट करना नहीं किया था, मान लिया जाए इस कैपेसिटर का ये नेगेटिव प्लेट है, तो हमसे इनकाउंटर क्या हुआ? नेगेटिव प्लेट। और नेगेटिव प्लेट ट्रैवर्सिंग के दौरान इनकाउंटर होने पे साइन कैसा यूज करना है? प्लस Q/C। उसके बाद फिर से आगे बढ़े और फिर से हमारे सेल इनकाउंटर हुआ, लेकिन इस बार सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हुआ, इसलिए हम साइन कैसा रखेंगे? माइनस। यहां पे मैं लिख रखा हूं पॉजिटिव साइन इनकाउंटर होने पे माइनस। सेल की EMF की वैल्यू कितनी है? E1। और उसके बाद फिर आगे बढ़े और फिर से करंट की डायरेक्शन ट्रैवर्सिंग के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए हम साइन क्या लगाएंगे? प्लस। और क्या लिखेंगे? IR1। और कहां पहुंच गए? जहां से चले थे, इसलिए इक्वल्स टू क्या लिख लिया? 0। ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन डिफाइन किए। अब यहां देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, और इसलिए इनका समेशन क्या हो जाएगा? 0। अब यहां अगर हमारे पास करंट नहीं गिवन है तो इस इक्वेशन के बेसिस पे लेट इफ R1, R2, C1 सारी चीजें गिवन होती,
Q गिवन होता है तो हम करंट निकाल सकते थे। मतलब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन में जो अननोन है उसको हम पता कर सकते हैं इस तरह से वोल्टेज का इक्वेशन बना के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहां सीखा कि हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने क्लोज लूप में ट्रैवर्स करके देखना पड़ेगा, कि वर्चुअल मोशन करना पड़ेगा, मूव करके देखेंगे। ये अपने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने का एक तरीका हमने सोच रखा कि हम सर्किट में मूव करके देखेंगे, जो जैसे हमारे पास सर्किट के एलिमेंट इनकाउंटर होंगे उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी और उसका साइन कैसा होगा। ठीक है, अगर सेल इनकाउंटर हुआ तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे, और रेजिस्टेंस इनकाउंटर हुआ तो जो करंट उस रेजिस्टेंस से पास हुआ उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, और अगर कैपेसिटेंस इनकाउंटर हुआ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस जो इनकाउंटर हुआ है। अब इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन का एक टेबल बना के रख रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अपने सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस किरचॉफ लॉ को का एप्लीकेशन, इस किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है क्या, क्यों हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि इस किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन है बच्चों, या करंट लॉ का एप्लीकेशन है कि इससे हम सर्किट के अनडिटरमिनिस्टिक वैल्यू, जो अननोन वैल्यूज हैं, सर्किट में पास होने वाला करंट, सर्किट के किसी पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस, या सर्किट में जो एलिमेंट्स लगा के रखा है कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्यों हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं, टू डिटरमाइन नंबर 1 करंट इन होल सर्किट और एनी ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच में पास होने वाले करंट या पूरे सर्किट में कितना करंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, डिफरेंस between two points in the circuit, सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए करते हैं। तीसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो जो पीछे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था, हम चाहें तो किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब आप कहोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तो तरीका हम पीछे सीख रखे हैं, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों, कई बार हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि हम सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को नहीं पता कर पाते। अब नहीं पता कर पाते तो पीछे हम लोगों ने और भी तरीके सीखे थे कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, बट हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक वर्सेटाइल टूल्स प्रोवाइड करता है, एक अप्रोच प्रोवाइड करता है जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, उस सर्किट का आसानी से निकाल सकते हैं जिसका हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम किरचॉफ के करंट लॉ या वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके ये 3 पॉइंट्स जो है, करंट निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल निकालना, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पता करने का जो तरीका है, जो करने का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि हम कैसे पता कर लें कि करंट कितना होगा, हम कैसे पता कर लें कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम कैसे पता कर लें कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है,
तो किरचॉफ में आगे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इसको हम अप्लाई करके, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके कैसे न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं।